McAfee World. Percentage labeling of oleum. Percentage labeling of oleum. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओलियम। ओलियम क्या है? ओलियम हम लोग इसको बोलते हैं H2SO4, H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को हम लोग ओलियम बोलते हैं। H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को ओलियम बोला जाता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं H2S2O7। दिस इज योर ओलियम। ठीक है, तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम को समझते हैं। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम को समझने के लिए आप अगर मार्केट में कभी भी ओलियम परचेज करने जाते हैं ना, तो ओलियम के बॉटल के ऊपर स्टिकर लगा होगा और उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा 118% लेबल्ड ओलियम, ऐसा लगा होगा स्टिकर के ऊपर 118% लेबल्ड ओलियम, कुछ इस तरह से बना होगा। तो इसका मतलब समझिए कि ये जो ऐसे लिखा होता है 118% लेबल्ड ओलियम, पहले इसका सिग्निफिकेंस समझिए आप। इसका सिग्निफिकेंस चाहो तो आप लिख भी लीजिए वहां पर कि 118% लेबल्ड ओलियम का मीनिंग होता है इट सिग्निफाइज 100 ग्राम ओलियम ऑन डाइल्यूशन, 100 ग्राम ओलियम ऑन डाइल्यूशन गिव्स 118 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका ये मतलब होता है 100 ग्राम ओलियम ऑन डाइल्यूशन गिव्स 118 ग्राम ऑफ H2SO4। इसको लिख लिया आपने? ठीक है, इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए। हाँ चलिए, अब इसको समझते हैं, इस पे क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं और इसको कैसे किया जाता है उस पॉइंट को समझते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका ओलियम होता है, ओलियम आपको पता है कि H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को हम लोग ओलियम बोलते हैं। ठीक है, इसको डाइल्यूशन मतलब आपने इसमें क्या डाला, वाटर, और रिजल्ट में ये हमें क्या देता है, H2SO4। तो ये अगर आपका 100 ग्राम था, ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 कितना मिलेगा, 118 ग्राम। तो बताइए इसमें वाटर कितना ऐड किया गया होगा, 18 ग्राम इसमें वाटर ऐड किया गया। समझ रहे हैं ना? जब हमने 100 ग्राम ओलियम लिया था तो हमें 118 ग्राम H2SO4 मिलता है। दैट मीन्स हमें डाइल्यूशन के लिए कितना वाटर यूज हुआ था, 18 ग्राम। तो अब इसी चीज को जरा इक्वेशन के फॉर्म में अलग से लिखते हैं। जब वाटर डालते हैं इस ओलियम मिक्सचर में, तो वाटर इस ओलियम मिक्सचर में से एक्चुअली किससे रिएक्ट करेगा, SO3 से रिएक्ट करता है। तो वाटर जब SO3 से रिएक्ट करता है तो इक्वेशन क्या बनती है, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये इक्वेशन आपको ऑब्जर्व होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन पहले बैलेंस कर लीजिए। देखिए इक्वेशन बैलेंस है, फिर यहाँ पर देखिए आपको वाटर कितना रिक्वायर्ड हुआ है, 18 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, तो आप इसको चाहे तो मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको वापस लिख लेते हैं, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। हमें 18 ग्राम वाटर है, तो इसके मोल बताइए कितने हो जाएंगे, 18/18 1 मोल, है ना। अब एस पर इक्वेशन देखिए, जब हमें वाटर के 1 मोल चाहिए होते तो SO3 के मोल कितने होंगे, तो मोल ऑफ SO3 आपको यहां से मिल जाएंगे। कितना SO3 उसमें मोल है, 1 मोल रहा होगा। जितना मोल वाटर का यूज हुआ है उतना ही मोल वहां पे
SO3 का भी रहेगा, तो SO3 के मोल आ गए। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ SO3 निकाल सकते हैं। मास ऑफ SO3 कितना होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 80, तो मास ऑफ SO3 आ गया 80 ग्राम। ठीक, मास ऑफ SO3 80 ग्राम आ गया उस पूरे ओलियम मिक्सचर में। तो बताइए वहां पर जो ऑलरेडी H2SO4 प्रेजेंट है उसका अमाउंट कितना है, 100 ग्राम टोटल था, उसमें SO3 अगर 80 ग्राम था तो वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80 यानी 20 ग्राम। ये लाइन सबको समझ में आ रही है, इतना जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ SO3 निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ SO3। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए SO3 का कितना मास है, 80 ग्राम। टोटल मास कितना है, 100 इंटू 100। तो ये आपका सॉल्व होके कितना आ गया, 80% उसमें SO3 है। ठीक है, तो इसमें बताइए H2SO4 का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज H2SO4, तो वो कितना हो जाएगा, 20%, है ना। ये कौन सा H2SO4 का परसेंटेज है, ओल्ड, जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर ये चीज, देख लीजिए भाई, ये आपसे यही निकालने को बोला जाता है कि आपको एक लेबल्ड ओलियम दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा फाइंड, एक लेबल्ड ओलियम दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा फाइंड परसेंटेज ऑफ SO3 और परसेंटेज ऑफ ओल्ड H2SO4, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल H2SO4 फॉर्म कितना होगा वो बता दीजिए। तो टोटल H2SO4 तो आपको डायरेक्टली शुरू में मिल गया कितना, 118 ग्राम। उसमें बताइए कि टोटल एक्चुअली नया कितना बना था, उसमें से नया कितना बना है। तो 118 ग्राम में से 20 माइनस कर दीजिए, तो जो बाकी सब है वो क्या है, वो नया H2SO4 है, न्यू H2SO4। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच न्यू H2SO4 फॉर्म, ओल्ड उसके अंदर कितना है 20 ग्राम, टोटल कितना बना था 118 ग्राम, तो न्यू कितना बन गया है, 118 में से 20 माइनस कर दीजिए, है ना, निकाल लेंगे भाई। अगर आपसे पूछा जाए न्यू H2SO4 कितना है, तो टोटल बना है 118 और ओल्ड कितना था उसके अंदर 20, तो ये कितना आ गया भाई 98 ग्राम। 98 ग्राम H2SO4 आपको नया मिला है। पूरा देख लीजिए ओलियम परसेंटेज, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ठीक है, ये कॉपी हो गया, आगे बढ़े। आपको इस बार दिया है 109% लेबल्ड ओलियम। ठीक है, और आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ SO3 एंड मास ऑफ न्यू H2SO4। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए, सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, मैं आंसर आपको बता देता हूं। परसेंटेज ऑफ SO3 कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, और मास ऑफ न्यू H2SO4 कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ न्यू H2SO4 49 ग्राम। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, अब मैं स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन और विजिबल करा रहा हूं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी करना शुरू करिए राइट नाउ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम अटेंड करना है, ये वाला।
ये वाला भी आप अभी इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी कंप्लीट करना है आपको पूरा, ठीक है। KMnO4, KMnO4 के बारे में याद रखिएगा, ये 3 तरह से रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। तो जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है तो ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और जब ये बेसिक मीडियम में होता है तो ये कन्वर्ट होता है K2MnO4 में, और न्यूट्रल मीडियम में जब ये होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू MnO2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पे Mn का 7 होता है, ठीक है। तो जब ये एसिडिक मीडियम में है तो इसका एन फैक्टर देखिए कितना आएगा 5, बेसिक मीडियम में जब होगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1, और जब ये न्यूट्रल मीडियम में होगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 3। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि KMnO4 रिएक्टेड समथिंग इन एसिडिक मीडियम, तो आपको एन फैक्टर ऑटोमेटिकली नोन हो जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए KMnO4 के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑलवेज एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, ऑलवेज एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, और ये कन्वर्ट होता है आपका किसमें Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 क्रोमियम में, क्लियर। तो इसका एन फैक्टर निकालो, यहाँ पर इसके 2 और इधर 6 है, 12 में से 6 माइनस होगा कितना आएगा, चेंज आएगा 6 का, तो इसका एन फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 इज हाउ मच 6। ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको बताएगा, सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि एसिडिक मीडियम है तो ये ऐसा करेगा। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि ये जो KMnO4 है ये क्या होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सेम ऐसे ही K2Cr2O7 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये जिसके साथ रिएक्ट करेंगे उनको ऑक्सीडाइज करेगा, और इटसेल्फ देखो ये रिड्यूस हो रहा है, इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। तो ये दो रिएजेंट आपको क्वेश्चन में बहुत देखने को मिलेंगे, फटाफट इनको नोट करते जाइए। थर्ड रिएजेंट जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा वो है FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराया जाता है तो ये हमेशा फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा, ये ऑलवेज किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक सल्फेट में। तो आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट का एन फैक्टर चाहिए होगा, तो एन फैक्टर आपको इस फेरस सल्फेट का चाहिए, तो आप क्या करो इनका चार्ज निकाल लो और एन फैक्टर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर Fe का चार्ज कितना होता है 3 और इस Fe का 2, पहले Fe बैलेंस किया तो कितना हो गया, टोटल चार्ज है 4 और इधर टोटल चार्ज है 6, चेंज कितने का आ जाएगा 2 का, 2 मोल के लिए 2 का चेंज है तो 1 मोल के लिए कितने का चेंज हो गया भाई, 1 मोल के लिए 1 का चेंज हो गया, तो एन फैक्टर हियर इज 1। समझा ये बात, ठीक है। और इसका खुद का बिहेवियर कैसा होता है फेरस सल्फेट का, ये देखो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझा ये बात। अच्छा, और अगर यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ दिस पूछा जाए तो कितना आएगा, तो देखो इसके 1 मोल के लिए 2 का चेंज था तो एन फैक्टर भी इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे या ना दे आपको इतनी इंफॉर्मेशन अपने आप यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है FeSO4 के बाद आता है नेक्स्ट फेरिक सल्फेट, सॉरी फेरिक सल्फेट कह रहे ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। H2C2O4 ये दो तरह का होता है, एक तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रहेगा चाहे अनहाइड्रेटेड, एन फैक्टर सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज करेगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज करेगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज करेगा
तो इक्विवेलेंट वेट चेंज करेगा। तो जब भी देखिए ऑक्जेलिक एसिड, इसको जब भी किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और यहाँ पे कार्बन का 4। एटम बैलेंस करिए, टोटल चार्ज यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 6, 8 माइनस 6 कितना हुआ 2। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका एन फैक्टर होगा यहाँ पर 2 और इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 होगा। ठीक है, एन फैक्टर तो ऑक्जेलिक एसिड का हमेशा 2 रहेगा, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करेगा हाइड्रेटेड और नॉन हाइड्रेटेड पे। अगर हाइड्रेटेड है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट भी बढ़ जाएगा, और अगर आपने सिर्फ इतने पार्ट को लिया नॉन हाइड्रेटेड पार्ट को तो इक्विवेलेंट वेट कम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा। तो ये आपको अपने आप यूज करने को आएगा, आपको कभी भी क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा, आपको हमेशा खुद याद रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा CO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपको अपने आप याद रखना है, वो नेक्स्ट आपका क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट HNO3। ये जब भी रिएक्ट करता है ये खुद इटसेल्फ किस में कन्वर्ट होता है, NO2 में। यहाँ नाइट्रोजन 5 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, तो इस केस का एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, इसका एन फैक्टर आएगा 1। तो HNO3 का एन फैक्टर कितना आया इस इक्वेशन में, 1 आएगा। ठीक है, और अगर ये डाइल्यूट HNO3 होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर ये डाइल्यूट HNO3 होता तो क्या करता, तो डाइल्यूट HNO3 होता तो ये कन्वर्ट हो जाता किसमें, NO में। तो ये N यहाँ पे +5 है और ये 2 है, चेंज कितने का आएगा, 3 का आएगा। तो यहाँ पर HNO3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर HNO3 का एन फैक्टर आप यूज करोगे कितना, 3। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आयोडीन को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये खुद इटसेल्फ रिड्यूस होता है किसमें, I- में। तो जरा इसका एन फैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पर चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आया I2 का, यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ I2 इज हाउ मच, 2, और एन फैक्टर ऑफ I- कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मैं जितने आपको लिखा रहा हूँ आगे क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको वहां पे ये यूज आएगा, और मुझे इसको आपको कभी भी मैं वहां पर बताऊंगा नहीं कि क्या हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बार यूज करोगे, वो है हाइपो सोल्यूशन। इसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3। Na2S2O3 ये जब भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, Na2S4O6 में, Na2S4O6 में कन्वर्ट हो जाता है। जरा यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये आएगा 5/2, और इसका आप निकालोगे तो ये आएगा यहाँ पर 6242 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इस पे टोटल चार्ज निकालो, तो एटम बैलेंस करो, यहाँ 4 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर, तो हमने इसको 2 कर लिया। अभी टोटल सल्फर कितना है, 4 × 2 8, और 4 × 5/2 कितना हो गया, 10। 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 2। तो इसके 2 मोल के लिए 2 का चेंज है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए 1 का चेंज होगा, और इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से आपको ये वाला एन फैक्टर भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट और कंपाउंड्स बताए हैं
जिनके एन फैक्टर्स आपको वहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करने के लिए आता है। क्लियर? यहां तक सबने नोट किया? चलिए अब देखिए, अब हम इस चैप्टर का वो मेन सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है और क्वेश्चन में इसको यूज भी करने को आता है। टाइट्रेशंस, आपने लैब में टाइट्रेशन किया है कभी भी? लैब में आपने टाइट्रेशन कभी किया है? चलिए देखिए, टाइट्रेशन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक नोन सोल्यूशन होता है और एक अननोन सोल्यूशन। नोन सोल्यूशन में उसका स्ट्रेंथ और वॉल्यूम नोन होता है और अननोन सोल्यूशन में उसका स्ट्रेंथ या वॉल्यूम में से कोई एक चीज, मोस्टली स्ट्रेंथ अननोन होता है, तो उसको हम अननोन सोल्यूशन बोलते हैं। तो जो नोन सोल्यूशन है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाता है। नोन सोल्यूशन इज नोन एज अवर स्टैंडर्ड सोल्यूशन और जो अननोन है वो हमारा सेकेंडरी सोल्यूशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक नोन सोल्यूशन की हेल्प से एक अननोन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो ठीक है, तो टाइट्रेशन वर्ड में आपको बस ज्यादा कुछ नहीं जाना है डीप में। टाइट्रेशन हेडिंग डालिए, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में आपको एक नोन सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन होगा। विद द हेल्प ऑफ नोन सोल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट अननोन सोल्यूशन। अब इसमें टाइट्रेशन में एक टर्म आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। द टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नोन solution equals to milligram equivalent of unknown solution। जहां पर जिस मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर नॉन सोल्यूशन और अननोन सोल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, वो पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट रहता है। ठीक है, चलिए अब टाइट्रेशन में नेक्स्ट चीज आता है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन कितने तरह से किया जाता है? टाइट्रेशन को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन टाइट्रेशन को हम बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हमारा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा है हमारा यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन के बाद आता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। सबसे ज्यादा आप यही वाला टाइट्रेशन एक्चुअली यूज करते हो, आपको स्कूल में भी यही वाला टाइट्रेशन करवाया जाता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये वाला टाइट्रेशन आप बहुत कम ही यूज करते हो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये मेनली 3 टाइप्स के टाइट्रेशन होते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, जैसा कि नाम में दिख रहा है कि आप एक एसिड को एक बेस के साथ टाइट्रेट कराते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये वो रिएक्शन है जहां पर आप एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कोई उनके एन फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करके हम टाइट्रेट कराते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तीसरा प्रेसिपिटेशन, मतलब 2 सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और जो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो उस प्रेसिपिटेट से हम उस रिएक्शन का एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट जज करते हैं और कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। ये मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके अलावा अब आता है कि मेथड यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। ये पहला था नेचर, नेचर ऑफ रिएक्शन। इसकी आप अगर हेडिंग डालें तो नेचर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे था, ठीक है। अब दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किस तरह का है। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है
डिफरेंट मोड ऑफ टाइट्रेशन, मोड ऑफ टाइट्रेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन मोड ऑफ टाइट्रेशन पे है, जैसा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो मैं हर एक को यहाँ पे आपको शो करता हूँ। पहला है आपका सिंपल टाइट्रेशन, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल टाइट्रेशन में मतलब कोई एक नोन और एक अननोन आपस में टाइट्रेट करेंगे। सेकेंड है बैक टाइट्रेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमको टाइट्रेट करते हुए जाना है और फिर बाद में लास्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ बैक आना है, इसीलिए इसको बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। उसके बाद है डबल टाइट्रेशन, और सबसे लास्ट में आता है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। जैसा कि नाम में, एक में आयोडीन इवॉल्व होती है और एक में आयोडीन कंज्यूम होती है। तो आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक इतने टाइप के हमारे पास यहाँ पे टाइट्रेशन होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मोड के बेसिस पे। तो ये सिंपल टाइट्रेशन है, ये सिंपल टाइट्रेशन आपका ऊपर वाले तीनों टाइट्रेशन सिंपल टाइट्रेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। बैक टाइट्रेशन की कैटेगरी में फर्स्ट 2 आते हैं, डबल टाइट्रेशन की कैटेगरी में ओनली फर्स्ट 1, और आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक की कैटेगरी में ओनली सेकेंड 1। ठीक है, तो अगर मैं इनको यहाँ पर आपस में रिलेट करके लिखना चाहूं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा कि जो सिंपल टाइट्रेशन है इट कैन बी एसिड बेस टाइप, रेडॉक्स टाइप और प्रेसिपिटेशन टाइप। ये इन तीनों में से कोई भी टाइप हो सकता है। बैक टाइट्रेशन ये 2 तरह का हो सकता है, ये हो सकता है एसिड बेस टाइप या फिर रेडॉक्स टाइप। और डबल टाइट्रेशन जो होता है ये प्योरली एसिड बेस टाइप का टाइट्रेशन होता है, और आयोडोमेट्रिक जो होता है ये प्योरली रेडॉक्स टाइप का टाइट्रेशन होता है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने नेचर देखा था उस नेचर को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो आप समझ ही रहोगे कि हमें अब रिएक्शन में सबसे पहले सिंपल टाइट्रेशन सीखना है, फिर बैक टाइट्रेशन, फिर डबल टाइट्रेशन, और फिर हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को सीखेंगे। पहले एकदम आसान सा सिंपल टाइट्रेशन सीखते हैं। सिंपल टाइट्रेशन जैसा उसका नाम है ना, एक्चुअली वो वैसा ही है। चलिए, तो हम सिंपल टाइट्रेशन का आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रियलाइज होगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सिंपल टाइट्रेशन। ये सेगमेंट ध्यान रखिएगा, प्योरली प्रैक्टिस करने का चैप्टर है। इस चैप्टर में यही मैटर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अब जैसे मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, सिंपल टाइट्रेशन का होगा, इफ 1.58 ग्राम ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में इमीडिएटली उसने मीडियम डिस्क्राइब कर दिया, यानी वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एसिडिक मीडियम देखते ही समझ जाइए कि यहाँ पर इसका इन्फेक्टर क्या है। इफ 1.58 ग्राम ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम completely reacts with ferrous oxalate FeC2O4, ferrous oxalate, what weight of ferrous oxalate is required? What weight of ferrous oxalate is required? सिंपल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखिए, पहले समझ लीजिए, मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आगे से आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम है, उसको फेरस ऑक्सीडेट के साथ रिएक्शन करनी होगी।
तो फेरस ऑक्जेलेट के साथ वो रिएक्शन करेगा तो उसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर। चलिए, तो अब बस आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में सिंपली आपको अप्लाई करना है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। ठीक है, तो KMnO4 का मिलीग्राम इक्विवेलेंट, हमें डेटा देखो क्वेश्चन में मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको गिवन डेटा से पता चलेगा। यहाँ पर 1.58 ग्राम दिया है, मतलब मास वाला डेटा दिया है, तो मास के टर्म्स में इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। याद होगा आपको, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट कितना है 1.58 और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू 1000 इक्वल्स टू, अब हमें H2C2 FeC2O4 इसका वेट निकालना है, तो हमने इसका वेट एज्यूम कर लिया W है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट FeC2O4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, Fe का कितना होता है, Fe का 56 होगा, निकाल के बताइए कोई जल्दी से फटाफट, स्पीड में निकालिए। Fe का हम कितना लेंगे, Fe इज 56, कार्बन का हो जाएगा 24 और ऑक्सीजन का 64, तो ये कितना आ गया भाई, 144, मॉलिक्यूलर वेट इसका आ गया 144। अब डिवाइड बाई, हमें ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर चाहिए। आपको याद होगा ऑक्जेलिक एसिड जब भी रिएक्ट करता है तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये कन्वर्ट होता है Fe3+ और CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और Fe दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद करो हमारा जो टाइप 3 था, टाइप 3 में क्या था कि एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस हो रहे होते हैं तो हम दोनों के लिए अलग अलग चेंज निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे तो एन फैक्टर याद है, आपको भी अगर याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए। यहाँ पे इसका एन फैक्टर होता है 3 इंटू 1000, 1000 से 1000 कट गया। अब आपको सिर्फ सॉल्व करके क्या निकालना है, यहाँ पर W निकालना है। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कितना आएगा, 1.58 इंटू 5 डिवाइड बाई 158 इंटू 144/3 इक्वल्स टू W। तो जरा फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आता है 2.73 ग्राम। आंसर इज 2.73 ग्राम। ठीक है, किसी के पास अगर कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, बस यही सिंपल टाइट्रेशन है। दो में से एक रिएजेंट नोन होगा और एक अननोन होगा और आपको बस अननोन का अमाउंट फाइंड करने को बोला जाएगा। क्वेश्चन में बस इसी तरह से आता है। किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हो और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर क्वेश्चंस करिए। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग अपने आप ट्राई करो करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा। 280 ml of hydrogen peroxide reacts completely with 15.8 gram of KMnO4 in acidic medium। जब भी KMnO4 होगा मीडियम वहां पर जरूर शो किया जाएगा। then volume strength
देन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। एक तो पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत आसान है एक्चुअली। 0.2 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड required 10 ml 1N KMNO4 in acidic medium. In acidic medium, calculate purity of hydrogen peroxide. कैलकुलेट प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए सॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन ये वाले। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये भी सिंपल टाइट्रेशन पर बेस्ड है, बट ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल नोट कर लीजिए। वन मोर एग्जांपल, दिस इज, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इन सारे के आंसर्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, तो अभी आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, बाद में इनको शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नोट कर लीजिए। ये सब सिंपल टाइट्रेशन के एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ इन लास्ट आपका ये एग्जांपल है मेटालिक टिन वाला, इसको भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, फिर उसके बाद इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपका है, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए।